हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हमने शुरू की हैं और आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज। अभी से पहले वाली क्लासेस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, अलग अलग यूरोपियन कंपनीज़ का इंडिया में अराइवल और डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स, साथ में राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग कवर करके आए हैं तो हमने देखा बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ इंडिया में आती हैं ट्रेड पर्पसेस के लिए और धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है। कहीं कहीं ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा यूरोपियन कंपनी सेटल होके अपना ट्रेडिंग का काम कर रही थी, जैसे बंगाल का एरिया था, है ना, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मोर देन 2 यूरोपियन कंपनीज प्रेजेंट है। तो अगर अब वो एक जगह पे रह रही हैं, स्टे कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो कंपटीशन होना था और कंपटीशन जब होगा तो वो क्या है, एक राइवलरी का रूप लेना ही लेगा। ठीक है, तो एंग्लो का यूज़ हो रहा है यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए। बाकी जो सारी कंपनीज हमने देखा, डच, डेन्स और पोर्तुगीज़ देखा हम लोगों ने, है ना, धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो गया था। डच डेन्स के साथ तो ये था कि एक का इंडोनेशिया में इंटरेस्ट था, दूसरा सिर्फ यहाँ पे मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए आए हैं, तो उनका भी इतने ज़्यादा लेवल पे हमें राइवलरीज देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, दोनों में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और जिसका असर हमें इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी देखने को मिलता है। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ये क्या है, फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस है, इनकी पुरानी दुश्मनी है और ये क्या है, यूरोप में सुप्रीमेसी के लिए शुरू से ही कन्फ्लिक्ट में एंगेज होते आ रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने इनके ट्रेडिंग के लिए कंपनीज़ बनाई तो बोला था कि भाई तुम सिर्फ अपना फोकस ट्रेड में रखो, इन एक्टिविटीज़ में, वॉर में एंगेज मत हो, लेकिन फिर भी हमें इनका एंगेजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फॉलो नहीं करती ऑर्डर को और फिर इसी का रिजल्ट है कि इंडिया में 3 वॉर होती है जिनको हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, स्टार्ट करें। कार्नेटिक, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई एंग्लो ब्रिटिशर्स के लिए है, फ्रेंच फ्रांस वाले लोगों के लिए है, लेकिन ये जो कार्नेटिक यूज़ हो रहा है वर्ड, मतलब ये जो तीनों लड़ाइयाँ हो रही है ये कार्नेटिक में हो रही हैं। तो ये कार्नेटिक कहाँ पड़ता है, तो एक बार मैप देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, रफ मैप है, ज़्यादा अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है। ठीक है, अब ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया ये टाइम है अराउंड 1740 के अराउंड का है। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो सुप्रीम पावर कौन है वहाँ पे, मराठास है। लेटर मुगल भी हैं लेकिन सुप्रीम पावर की बात हो रही है तो वो मराठा हैं। थोड़ा सा इस साइड वाले एरिया में आते हैं, यहाँ पे क्या है, मैसूर, टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में पढ़ा था ना हमने। नीचे का एरिया है ये है ट्रैवनकोर, ट्रैवनकोर केरला। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये, इसको हम लोग कार्नेटिक बोलते हैं और ये हमारे कोरोमंडल कोस्ट के आसपास का एरिया है। फिर इसके बाद सेंटर में आ जाते हैं तो ये हमारा हैदराबाद का पार्ट है। अब जैसे हमारे असफ जहाँ डायनेस्टी के बारे में हमने चिनकिलिज खां के बारे में पढ़ा था, जिनका दूसरा नेम क्या है, असफ जहाँ डायनेस्टी की उन्होंने फाउंडिंग की है ना, असफ जहाँ, चिनकिलिज खां और साथ में इनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी बोला जाता है। तो मैंने जहाँ तक इंट्रोडक्शन दिया था कि वो मुग़ल एम्पायर को करप्शन फ्री करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद शाह ने उनकी बात नहीं मानी बल्कि उनके अगेंस्ट ही क्या स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। बाद में वो फेडअप होके वो आते हैं और अपने आप को, हैदराबाद को एक फ्री किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। ये असफ जहाँ के बारे में हमने पढ़ा, चिनकिलिज खां या फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तीनों उन्हीं को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, अब जैसे जो हमारा हैदराबाद था वो किसके कंट्रोल के अंदर था, मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल के अंदर था, है ना। मुग़ल एम्पायर जब वीक हुआ तो हैदराबाद ने अपने आप को फ्री कर दिया। तो एक टाइम पे मुग़ल एम्पायर ने भी ये चीज़ कही थी कि भाई जो कार्नेटिक है वो किसके सुपरविजन के अंदर आएगा, वो हैदराबाद के सुपरविजन के अंदर आएगा, जैसे हैदराबाद मुग़ल एम्पायर के सुपरविजन के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं, जब
हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है। पॉलिटिकल टर्मोइल आता है जिसकी वजह से फ्रेंच पहले इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब हमारे आपस के इंडिया के राजाओं के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैटर क्या है, इंटरनल है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कौन लेने लगता है, यूरोपियन कंपनी। सबसे पहले ड्यूप्लेक्स फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट लेता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कि भाई अगर मैं इनके बीच में इन्वॉल्व लूँगा तो मेरे को क्या है, कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। अगर फ्रेंच बीच में आ रहा है, फ्रेंच के बीच में आने की वजह से फिर धीरे धीरे क्या, इंग्लिश भी तो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ये था। अब इनकी जो राइवलरीज है वो इंडिया में ही नहीं थी, बाहर जहाँ पे भी इनकी सारी कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पे भी ये सेटल है, वहाँ सभी जगह पे क्या थे, ये ऐसी कंपनीज लड़ाई कर रही थी। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो रीज़न है, ठीक है, रीज़न क्या है, ऑस्ट्रिया में एक सक्सेशन का वॉर है कि भाई अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये जो मैटर है वो कहाँ का है, ऑस्ट्रिया का है, लेकिन ये दोनों कंपनीज लड़ कहाँ रही है, इंडिया में। तो जो लड़ाई का रीज़न है वो क्या है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया का रीज़न नहीं है। तो अब देखते हैं ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ाई करते हैं कि भाई जो ऑस्ट्रियन थ्रोन पे बैठेगा वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका सपोर्टर कौन है। ब्रिटिश अपने सपोर्टर को बिठाना चाहेंगे थ्रोन पे और फ्रांस वाले फ्रेंच अपने सपोर्टर को बिठाना चाहेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, हैब्सबर्ग एम्पायर का एक मोनार्क था, उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद सक्सेशन के लिए, थ्रोन के लिए 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक है मरिया थ्रेसिया और एक है चार्ल्स एल्बर्ट। मरिया थ्रेसिया को सपोर्ट कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स, और चार्ल्स एल्बर्ट को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, फ्रेंच। तो अब दोनों चाहेंगे ना उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठे, क्योंकि जिसका रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा वहाँ पे इसका मतलब है कि यूरोप में उसी की सुप्रीमेसी चलेगी। तो ये सिनेरियो था। अब जिस वजह से क्या है, जहाँ जहाँ पे इनकी कंपनीज थी, जहाँ नॉर्थ अमेरिका में सारी जगह पे क्या है, ये दोनों कंपनीज राइवलरीज शुरू कर देती है, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हैं। सबसे पहले इनिशिएटिव कौन करता है, इंग्लिश क्या करते हैं, फ्रेंच की शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। तो इंग्लिश क्या है, कैप्चर कर रहे हैं फ्रेंच की शिप को, और ये किसके अंडर है, इंग्लिश नेवी ने बार्नेट, कौन है, बार्नेट के अंदर कैप्चर कर लिया हमारी फ्रेंच शिप्स को। अब फ्रेंच वाले भी शांत नहीं बैठेंगे, तो फ्रेंच के साइड से बहुत ही एबल एक पर्सन था जिसका नाम है ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स किसके साथ मिलके, मॉरिशियस के गवर्नर के साथ मिलके अपनी इंग्लिश की एक एरिया को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो आर्मी अब यहाँ पे कौन है, फ्रेंच आर्मी किसके अंडर है, कैप्टन पैराडाइज के अंडर है, और क्या करती है, कैप्चर कर लेती है फोर्ट सेंट जॉर्ज को, जो कहाँ पे पड़ता है, मद्रास में। कब, 1746 में। तो शुरू किसने किया, इंग्लिश ने, बार्नेट के, और यहाँ पे कौन है, ड्यूप्लेक्स, कैप्टन पैराडाइज इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो क्या करते हैं, आर्मी को हरा देते हैं और सेंट थोम पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इनकी आगे जाके फिर हम एक बैटल भी देखेंगे जिसका नाम है सेंट थोम। अभी शुरू में ड्यूप्लेक्स और गवर्नर ऑफ मॉरिशस ने मिलके सेंट जॉर्ज के फोर्ट पे कब्जा कर लिया। अब दोनों जहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो इनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए एक ट्रीटी होती है। यहाँ पे नहीं हो रही है ट्रीटी कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे ये सक्सेशन की वॉर है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये रहा, एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वॉर का, जो किस वजह से है, ऑस्ट्रियन की सक्सेशन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से यूरोप में 1714 में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ये एंडिंग होती है 1748 में। और एंडिंग किस वजह से हो रही है, एक ट्रीटी है जिसका नाम है ट्रीटी एक्सला-चैपेल, जिसको ट्रीटी ऑफ एकेन के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि भाई जिसने भी, जिस कंपनीज ने जहाँ जहाँ पे भी जिसकी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई किया है ना, वो उन टेरिटरीज़ को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे टेरिटरीज़ का रिटर्न हुआ है। कौन सी ट्रीटी ने बोला, एक्सला-चैपेल। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मद्रास में फॉट हुई थी, और यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस और कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई है। अभी हम तो देख रहे थे फ्रेंच और इंग्लिश लड़ाई है, लेकिन ये अनवरुद्दीन तो कार्नेटिक का है, ये तो इंडियन है, ये क्यों इंगेज हो गया वॉर में।
क्योंकि यहाँ पे क्या था, सैंड थोम की जो मद्रास वाली बैटल थी ना, वहाँ पे इंग्लिश पीपल हेल्प मांगते हैं अनवरुद्दीन से, जो क्या है कार्नेटिक का नवाब है। तो इंग्लिश किसकी सपोर्ट में कर रहे हैं, अनवरुद्दीन के सपोर्ट में, और ये कार्नेटिक का नवाब है। तो लेकिन कौन हार जाता है, फ्रेंच हार जाते हैं। नवाब मद्रास वाला फोर्ट किसके पास चला जाता है, फ्रेंच के पास। और फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल होती है, जिसके बाद नॉर्थ अमेरिका में और ये दोनों एरियाज़ में क्या है, इनको टेरिटरीज़ को रिटर्न करना पड़ता है। टेरिटरीज़ का एक्सचेंज होता है। इंग्लिश को फोर्ट सेंट जॉर्ज की फैक्ट्रीज वापस मिल जाती है, जिसको किसने कैप्चर किया था, फ्रेंच ने, और फ्रेंच को अपने नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरीज वापस मिल जाती हैं, जिसको कैप्चर किया था इंग्लिश ने। तो यही हमारी सीरीज़ थी सबकी, किसमें, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो बैटल है उसका नाम है सैंड थोम बैटल, और कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल। ठीक है, देख लो। फिर हम सेकंड पे चलते हैं, और टाइमलाइन क्या है, 1740 से 1748। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। अब हमारी नेक्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है, जिसका नाम है सेकेंड कार्नेटिक वॉर, और इसका टाइमलाइन है 1749 से 1754। अब जो सेकेंड वॉर हो रही है उसका रीज़न इंडिया का ही है। जैसे फर्स्ट वाली जो रीज़न थी उसका आउटसाइड इंडिया था, सेकेंड वॉर का जो रीज़न है, लड़ रहे हैं, वो किस लिए, इंडिया के अंदर की इंस्टेबिलिटी के वजह से ही। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। हैदराबाद और कार्नेटिक की प्रॉब्लम है यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारे रूलर ऑफ हैदराबाद है ना, जिनको निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनकी पोस्ट के लिए, उनकी पोजीशन के लिए वापस से दो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो जाते हैं। एक है नसीर जंग, एक है मुजफ्फर जंग। अब जो नसीर जंग है ये तो क्या है, सन है निज़ाम का, और मुजफ्फर जंग क्या है, ग्रैंड सन है, मदर, मतलब जो निज़ाम की जो डॉटर है, डॉटर का सन है मुजफ्फर जंग। ठीक है, दो कैंडिडेट खड़े हो गए। तो अब जैसे वहाँ पे ऑस्ट्रियन में दो कैंडिडेट्स खड़े थे, उनको अलग अलग कंपनी सपोर्ट कर रही थी, यहाँ पे भी सेम हुआ। नसीर जंग जो बेटा है उसको इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं, और मुजफ्फर जंग जो ग्रैंडसन है उसको कौन सपोर्ट करता है, फ्रेंच। तो यहाँ पे भी वापस से दोनों कंपनीज ने एक एक साइड ले ली है ना, नसीर जंग, मुजफ्फर जंग। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या है। मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है, और मुजफ्फर जंग की डेथ के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जिसको फ्रेंच सपोर्ट करते हैं, वो है सलाबत जंग। सलाबत जंग भी क्या है, एक बेटा है किसका, निज़ामुल मुल्क का ही। क्या हो गया, अच्छा ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कार्नेटिक पे। अब जैसे वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, सेम तरीके की प्रॉब्लम कहाँ पे है, कार्नेटिक में। कार्नेटिक में दो कैंडिडेट जो हैं वो है एक अनवरुद्दीन और दूसरा है चंदा साहिब। ठीक है, चंदा साहिब। यहाँ पे क्या हुआ था कि मुग़ल रूलर ने, सादत अला खान ने अपॉइंट किया था दोस्त अली को, कहाँ पे, सक्सेसर, कार्नेटिक में। लेकिन मराठाज आते हैं और दोस्त अली को क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, किल्ड कर देते हैं दोस्त अली को, जिसकी वजह से कार्नेटिक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और फिर चंदा साहिब है, चंदा साहिब को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। चंदा साहिब क्या था, सन इन लॉ है दोस्त अली का। तो अब दोस्त अली, क्रोनोलॉजी समझो, सन इन लॉ है दोस्त अली का। पहले कार्नेटिक पे कौन था, दोस्त अली, क्योंकि सादत खान ने इनको अथॉरिटी दे दी। लेकिन मराठास दोस्त अली को किल कर देते हैं और चंदा साहिब को कैप्चर कर लेते हैं। बाद में जब चंदा साहिब को रिलीज़ किया जाता है तो वो क्या है, आके क्लेम करता है कि कार्नेटिक पे मेरा होना चाहिए, मतलब अथॉरिटी कार्नेटिक की किसके पास होनी चाहिए, मेरी। तो यहाँ पे भी दो कैंडिडेट है, एक है अनवरुद्दीन, एक है चंदा साहिब। अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है, तो अनवरुद्दीन के बाद जो नेक्स्ट क्लेमेंट है वो है मोहम्मद अली। यहाँ पे भी साइड ले ली जाती है, इंग्लिश साइड ले, अनवरुद्दीन को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वॉर में भी अनवरुद्दीन ने हेल्प की थी, और कार्नेटिक में चंदा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट करते हैं। तो इंग्लिश कहाँ कहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नसीर जंग को और मोहम्मद अली को, और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को।
ठीक है, ये मैप समझ में आया, फ्लो चार्ट बनाने से इजी रहेगा याद होने में। आगे चले अब एक बैटल ऑफ आम्बूर होती है 1749 में। इस बैटल ऑफ आम्बूर में क्या है कि जो अनवरुद्दीन है उसको किल कर दिया जाता है। किसने किल किया? फ्रेंच ने। तो जब अनवरुद्दीन को किल कर दिया फ्रेंच ने, अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन किल हो गया तो दूसरा कैंडिडेट चंदा साहिब आ गया ना पोजीशन पे, और अनवरुद्दीन को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं, चंदा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कार्नेटिक में कौन आ गया है? फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव आ गया है। अब मोहम्मद अली है, वो अपनी जान बचाने के लिए तो कहीं एस्केप करेगा, तो वो क्या है, ट्रिची में, ट्रिश्नोपोली में फ्लड हो जाता है, मतलब भाग जाता है और वहाँ पे शेल्टर ले लेता है। ये हमारा सिनेरियो है, कहाँ पे? कार्नेटिक का सिनेरियो चल रहा है। सेम जब यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही होती है तो फ्रेंच क्या करते हैं? फ्रेंच हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव है ना, नसीर जंग को भी मार देते हैं, और फिर किसको पोजीशन पे लेके आते हैं? मुजफ्फर जंग। तो अब हैदराबाद में भी और कार्नेटिक में दोनों जगह पे कौन रिप्रेजेंटेटिव बैठा है? ठीक है, तो अब दोनों जगह पे किसका रिप्रेजेंटेटिव बैठ गया? दोनों जगह पे अब फ्रेंच का रिप्रेजेंटेटिव है, तो फ्रेंच अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, तो दोनों जगह पे अब मोनोपोली है फ्रेंच की। इस टाइम पे आता है ब्रिटिश। अभी तक फ्रेंच की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ड्यूप्लिक्स है ना, लेकिन अब आता है रॉबर्ट क्लाइव, जो क्या है, एक इंग्लिश वो है, इंग्लिश की तरफ से एक पर्सन है, ऑफिसर है। ठीक है, अभी तक ड्यूप्लिक्स का बहुत तेज दिमाग था, है ना, इसलिए फ्रेंच हर जगह पे विक्टोरियस प्रूव हो रहे थे। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आता है, जो क्या है, इंग्लिश का तरफ से ऑफिसर है। रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव आइडिया देता है गवर्नर ऑफ मद्रास को, जो कौन है, सॉन्डर्स को, कि भाई तुम आरकॉट पे अटैक करो। आरकॉट क्या है? कैपिटल है कार्नेटिक की, तो तुम आरकॉट पे अटैक करो। मोहम्मद चंदा साहिब के मन में अभी भी डर है, क्योंकि मोहम्मद अली अभी भी जिंदा है, तो क्या करेगा चंदा साहिब? एक तो ढूंढता हुआ आएगा, दूसरा अपनी कैपिटल को बचाने के लिए ज़रूर आरकॉट में आएगा। तो इंग्लिश अटैक करते हैं आरकॉट पे, और जैसे रॉबर्ट क्लाइव की प्लानिंग थी सेम वैसा ही होता है। चंदा साहिब क्या है, आरकॉट को बचाने के लिए आता है, और एज पर द प्लान इंग्लिश क्या करते हैं, चंदा साहिब को मार देते हैं, और मोहम्मद अली को न्यू नवाब बना दिया जाता है कार्नेटिक का। तो अब कार्नेटिक में किसका रिप्रेजेंटेटिव है? कार्नेटिक में कौन है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली किसका रिप्रेजेंटेटिव है? इंग्लिश का। और हैदराबाद में कौन आ गया? हैदराबाद में हमारा मुजफ्फर जंग का बेटा सलाबत जंग है। सलाबत जंग का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? फ्रेंच, है ना। तो अब क्या होता है कि दोनों जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है। फ्रांस पे तो कौन बैठ गया? नहीं सॉरी, हैदराबाद में तो फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव आ गया, है ना, और इंग्लिश में, कार्नेटिक में इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव आ गया। तो हैदराबाद में फ्रांस रिप्रेजेंटेटिव है, कार्नेटिक में इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और ट्रीटी होती है। ट्रीटी से पहले हम एक बार बैटल ऑफ अंबूर के बारे में दोबारा रिवाइज करते हैं। 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होती है। रीज़न क्या है? सक्सेशन वॉर इन कार्नेटिक एंड हैदराबाद। वॉर बिगेन होती है जब क्या है, एंगेजमेंट हो जाता है किसका? अंबूर में 1749 में, जहाँ पे चंदा साहिब की फोर्सेस, जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, क्लैश करते हैं, फॉट करते हैं किसके साथ? ब्रिटिश बैक फोर्सेस और मोहम्मद अली खान। इस बैटल में क्या है, हमारे अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है और मोहम्मद अली फ्लड कर जाता है। ठीक है, पूरा हमने सिनारियो देखा, फिर कैसे कैसे कब कहीं पे कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं पे कौन लड़ रहा है, फिर आरकॉट आते हैं, फिर रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है, ये सारा सिनारियो हो गया। अब ये सारी वॉलेटाइल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में। इस वॉर की जो एंडिंग है, कंक्लूजन है, वो कब होता है? जब साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो रही है, जिसके रीअफर्म किया जाता है मोहम्मद अली खान को नवाब ऑफ कार्नेटिक, और फ्रेंच एग्री करते हैं कि वो अपनी सेवरल पोजीशन से क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी क्या है? टाई हो गया, यहाँ पे भी विड्रॉल ऑफ टेरिटरीज देखने को मिल रहा है। तो एक बार अभी तक का फ्लो चार्ट बनाए तो
फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट का रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे बैटल कौन सी हुई, सैंटथोम, और ट्रीटी है एक्सला चैपेल। यहाँ पे भी कुछ एक विक्टोरियस नहीं हुआ, टाई हो गया था। दूसरी में सक्सेशन वॉर है कार्नेटिक की और हैदराबाद की। यहाँ पे कौन सी बैटल हो रही है, बैटल ऑफ आम्बूर, और यहाँ पे ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर रह गया। थर्ड कार्नेटिक वॉर पे भी चलते हैं। ये रहा। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर का भी जो रीज़न है ना, ये फाइनल कन्फ्लिक्ट है, और इसका भी रीज़न क्या है, आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड फाइनल कन्फ्लिक्ट है सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पे जो बैटल हो रही है उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। ठीक है, एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे भी क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में 7 साल से लड़ाई चल रही है, 1756 से 63 के बीच में। 1756 से 63 के बीच में, 57 भी लिख सकते हैं। तो ये आउटसाइड इंडिया 7 ईयर वॉर चल रही थी कॉन्टिन्यूसली, किसके बीच में, फ्रेंच के और इंग्लिश के बीच में। इसके बाद अब वो जहाँ जहाँ पे दोबारा से उनकी कॉलोनीज़ है वहाँ वहाँ पे दोबारा से वो क्या करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन है 7 ईयर वॉर का, और वापस ये दोनों किस लिए लड़ रहे हैं, ताकि देखा जाए कि अमेरिका में किसकी सुप्रीमेसी होगी। तो पहले में ऑस्ट्रिया, दूसरे में कार्नेटिक, हैदराबाद, तीसरे में अमेरिका, जिसकी वजह से इंडिया में भी इन दोनों के बीच की टेंशन्स हमें देखने को मिलती है। 1757 में क्या होता है, फ्रेंच गवर्नर के, मतलब अब ये जो वॉर है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश वाली जो वॉर है, यहाँ पे क्या है, 2 रिप्रेजेंटेटिव है। ब्रिटिश की तरफ से तो है आयरकूट और फ्रेंच की तरफ से है लैली। दोनों की लड़ाई होती है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 में, और यहाँ पे ब्रिटिश लेड आयरकूट क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं फ्रेंच को, जो किसके अंडर है, काउंट डी लैली के अंदर है। अब इससे पता चल जाता है कि भाई अब कौन विक्टोरियस है, ब्रिटिश, और ब्रिटिश क्या करते हैं, पौंडीचेरी, माहे और जिंजी जैसे टेरिटरीज फ्रेंच की भी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, एक रीज़न तो ये था। दूसरा था जो एबल था ड्यूप्लिक्स, उसको कॉल बैक कर लिया गया था। तीसरा रीज़न है रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। चौथी बात है इसी टाइम पे 1757 के टाइम पे बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में। अब बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल के रेवेन्यू पे वो मिल गया कंट्रोल, और बंगाल के रेवेन्यू की वजह से एक तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो गई, दूसरा उनका जो मोराल है, एंथुजियाज़म, जोश भी तो भरेगा। अरे अब यहाँ से एक लड़ाई जीत के आए हैं तो चलो इनसे तो जीत ही जाएंगे, वहाँ पे इतनी बड़ी आर्मी को हरा के आए हैं, ये तो क्या है, इनका तो और हमारा सेम लेवल है ना। तो अब इसलिए इनका कॉन्फिडेंस, मोराल इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि वो इस बैटल में विक्टोरियस प्रूव होते हैं। अब यहाँ पे कौन सी बैटल, ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो ये वॉर है, वो लड़ाई है, ये ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस से, विच एंडेड द ब्रॉडर 7 ईयर वॉर। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या करती है, जो 7 साल से ये लगातार लड़ रहे हैं ना फ्रेंच और इंग्लिश, इनकी ये जो 7 ईयर्स की वॉर है इसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इस ट्रीटी के अंदर फ्रेंच को सीड कर दी जाती है सेवरल ऑफ देयर इंडियन टेरिटरीज टू ब्रिटिश। फ्रेंच को अपनी बहुत सारी टेरिटरीज ब्रिटिश को देनी पड़ती है, और इसके अंदर उनको ये बोला जाता है कि भाई अब आप ट्रेड करने के लिए चाहो तो इंडिया में रह सकती हो। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस की बहुत सारी कंडीशंस थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, पहले कंडीशंस देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस की क्या है। सबसे पहले ये थी कि फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, मतलब कि जो आपकी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स है ना यहाँ पे, ना तो उन पे आर्मी डिप्लॉय करोगे, ना उनके अराउंड बाउंड्रीज फोर्टिफिकेशन करोगे। ट्रेड करना है, ट्रेड के लिए रहो, लेकिन आगे हम रिस्क नहीं लेंगे लड़ाई का। तो फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं है, एग्रेशन अलाउड नहीं है, साथ में किसी भी क्या करना, टेरिटरीज को रिटेन नहीं करोगे। और फिर
आगे जाके अपनी टेरिटरीज एक्सपेंशन वाला जो भी तुम्हारे ख्वाब है छोड़ दो। हाँ, अगर तुमने 1749 से पहले जो जो तुम्हारी टेरिटरीज थी वो हम तुम्हें वापस कर देंगे। अब आगे से हम ये वॉर में एंगेजमेंट वाला सिस्टम है वो नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंच हार गए, डचेस हार गए थे बैटल ऑफ बिडारा में, बंगाल पे रेवेन्यू मिल गया 1757 में, 64 को वो लोग हरा देंगे, 64 में 1764 में वो हरा देंगे मुगल एम्परर को। तो अब धीरे धीरे करके क्या है, ब्रिटिश के फुट होल्ड्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं इंडिया में। ठीक है, डचेस को डिफीट किया था उन्होंने बैटल ऑफ बिडारा में। बैटल ऑफ बिडारा आई 1759 में, देखो यहाँ से 2 साल बाद जाते ही 1759 में डचेस को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो यही थी सारी एंग्लो फ्रेंच वॉर। बस नेम और ये सारी चीज़ें देखनी थोड़ी मुश्किल है, याद करनी पड़ेगी। एक बार फ्लो चार्ट बनाओगे तो रिवीजन में आसानी हो जाएगी। 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर दे सकते हो कमेंट में कि किसने कैप्चर किया था गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान इन 1510। तो हिंट दे देती हूँ, 1510 में कौन सी यूरोपियन कंपनी है, पोर्तुगीज़। और पोर्तुगीज़ कंपनी का कौन सा गवर्नर प्रेजेंट था 1510 में। ठीक है, गोवा से बीजापुर लेने के बाद पहले ये गोवा को क्या बनाते हैं, सेटलमेंट सेंटर बनाते हैं, बाद में जाके अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करते हैं कोचीन से गोवा। ठीक है, हेडक्वार्टर शिफ्ट किसने किया वो अलग क्वेश्चन है, और कैप्चर किसने किया ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परमिशन से इंग्लिश ने सेटअप करी उनकी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। तो जब आए किसने परमिशन दी थी उनको कि वो सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, और कौन परमिशन लेने आया था ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें बताना है किसने परमिशन दी, कौन परमिशन लेने आया था, दोनों बताना। क्वेश्चन में बस विच पूछा गया है, लेकिन तुम दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।